हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर मिली कुलश्रेष्ठ और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक नया टॉपिक इज़ कोगुलेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशंस। कोगुलेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन के लिए दो नए और भी टर्म्स हैं एंड दीज आर फ्लॉकुलेशन एंड प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन जिसमें आपके लिए काफ़ी नया टर्म नहीं है, ये दोनों फ्लॉकुलेशन एंड कोगुलेशन ये तो नए हैं, बट हाँ प्रेसिपिटेशन इज़ अ वेरी ओल्ड टर्म फॉर यू। आप लोग सब इसको जानते हैं, जब आपने रेन पढ़ा होगा, यानी द वाटर precipitates, that means it's raining। तो ये precipitation का मतलब क्या है? when the water is settling down, it is falling under the gravity, that is called precipitation। सेम वे यहाँ पे भी हमारा क्या होने वाला है? precipitation होने वाला है, but a special term, these two special terms are also given for the precipitation of colloidal solution। what is the term? coagulation and flocculation। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं coagulation होता क्या है। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस, इट इज़ जस्ट अ सेटलिंग डाउन ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल। तो जो कोलॉइडल पार्टिकल में हम लोग ये देख रहे थे दैट इट इज़ जस्ट मूविंग, द पार्टिकल्स आर जस्ट मूविंग विद द जिगजैग मोशन। हर पार्टिकल मूव कर रहा था कंटिन्यूसली बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट, ब्राउनियन मूवमेंट। क्या प्रॉपर्टी थी? द ब्राउनियन मूवमेंट वॉज observed in the colloidal solution, and this Brownian movement was the zigzag movement of the particle, and this Brownian movement gives the stability to the molecules, stability, not the molecules, stability to the colloidal solution। क्यों? क्योंकि particles are just colliding randomly with each other and does not allow anyone to settle down। कोई भी सेटल ही नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जो आता था धक्का लेके बाहर, आप सेटल होने के लिए नीचे बैठने वाले हैं, एक आया आपको जो है धक्का दे दिया। तो सब रैंडम मोशंस आर को टेकिंग प्लेस इनसाइड द कोलॉइडल सॉल्यूशन। अब रैंडम मोशंस हो रहे हैं, दीज रैंडम मोशंस वर कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट, और ब्राउनियन मूवमेंट की वजह से ही आपका जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है वो सेटल नहीं हो रहा था। बट हियर द रीज़न इज़, क्या ब्राउनियन मूवमेंट का भी कोई कारण था? यस, द रीज़न ऑफ द ब्राउनियन मूवमेंट वॉज द चार्ज प्रेजेंट ऑन द कोलॉइडल पार्टिकल। तो अगर चार्ज नहीं होते तो रिपल्शन नहीं होता, रिपल्शन नहीं होता तो सब भागते क्यों मॉलिक्यूल्स आपस में? तो जस्ट बिकॉज ऑल द पार्टिकल्स आर हैविंग सेम टाइप ऑफ चार्जेस ऑन देम, आपका सॉल्व में या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। अब अगर सब पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो ऑल दीज पॉजिटिव पार्टिकल्स विल बी रिपलिंग ईच अदर, और बस जस्ट भाग रहे हैं एक दूसरे से दूर रेंडमली, एंड दैट गिव्स द ब्राउनियन मूवमेंट टू द पार्टिकल्स, जिसकी वजह से कोई भी पार्टिकल्स कभी भी सेटल डाउन हो ही नहीं पाता, बिकॉज ऑलवेज दे आर विद द एनर्जी ऑफ रिपल्शंस ड्यू टू द रिपल्शंस, इजंट इट? तो प्रॉब्लम क्या है? आपका पार्टिकल एक्चुअली स्टेबल इसलिए है, दिस कोलॉइडल सॉल्यूशन इज स्टेबल जस्ट बिकॉज ऑफ द चार्जेस प्रेजेंट ऑन द पार्टिकल। तो हमें करना है उनको सेटल, और सेटल करने का मतलब है यू आर गोइंग टू मेक देम फ्री सो दैट दे कैन फॉल अंडर द ग्रेविटी। तो आप क्या करने वाले हैं? आप उनके चार्जेस हटाने वाले हैं, ब्राउनियन मूवमेंट हटेगा। जैसे ही आपका ब्राउनियन मूवमेंट खत्म होगा, चार्जेस खत्म होंगे, तो आपका सॉल्यूशन के पार्टिकल्स विल कम क्लोजर एंड देन दे विल जस्ट सेटल डाउन। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? चार्ज हटाइए। अब चार्ज, हाउ वी कैन रिमूव द चार्जेस, दैट इज़ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। उससे पहले एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं, व्हाट इज़ फ्लॉकुलेशन और कोगुलेशन। द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स is called precipitation of colloidal particles। Is it clear? Now let us talk about कि how we are going to remove the charges present on these colloidal particle। करेंगे कैसे ये काम? तो let us take one, the first method is addition of electrolyte। तो सबसे पहले आप ऐसा कीजिए, addition of excess of electrolyte। तो आप क्या करेंगे? इलेक्ट्रोलाइट को उसमें ऐड करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ़ आई एम हैविंग FeOH होल थ्राइस सॉल, so this is suppose a sol particle, it is bigger one and it has absorbed plus charge on its surface। तो ये adsorption है ना, it is these positive, some of the positive charges जो भी वहाँ पे अवेलेबल होंगे, these positive charges must be adsorbed on the surface of this particle and that is why it is positively charged sol। अब इस positively charged sol में if I am adding suppose NaCl which is working as an electrolyte, in this electrolyte there are two charges है ना, माइनस एंड प्लस। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में आपके दो चार्जेस होंगे। अब ये माइनस इज गोइंग टू न्यूट्रलाइज द चार्ज विच इज प्रेजेंट ऑन दीज FeOH का होल थ्राइस पार्टिकल्स। तो ये माइनस इसको ख़त्म करने वाला है, न्यूट्रलाइज करने वाला है।
यही होगा यहाँ पे। और जैसे ही आपको क्या करना है, आपको सम अमाउंट ऑफ NaCl यू हैव टू ऐड, every Cl will neutralize every positive charge and ultimately there will be no charge remain। और जैसे ही कोई चार्ज नहीं रहेगा, VOH का होल थ्राइस के जो पार्टिकल्स होंगे they will stop repelling each other। जैसे ही रिपेल करना बंद करते हैं, they will get attracted by the wonderful forces of attraction, और जिसकी वजह से they will come closer and they will settle down under the gravity, isn't it? तो ये है आपका रीज़न कि आपका चार्ज था इसलिए वो रिपल कर रहे थे, अब रिपल करने की कोई वजह नहीं है। नाउ दे आर गोइंग टू अट्रैक्ट विद ईच अदर, नॉट वेरी मच अट्रैक्टेड, तो भी एक वंडरफुल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन तो होता है, मतलब एटलीस्ट रिपल्शन तो नहीं है ना। तो क्या होगा, आफ्टर अ सर्टेन टाइम व्हेन यू विल कीप इट फॉर द लॉन्गर टाइम, 2 घंटे 1 घंटे में, दीज पार्टिकल्स विल सेटल डाउन। तो ये है आपका एडिशन ऑफ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ दिस सॉल इन डिटेल। मान लीजिए मेरे पास NaCl नहीं था, तो व्हाट आई एडेड इज, आई एडेड Na2SO4, रादर NaCl आई एडेड Na2SO4। और अगर आपके पास Na2SO4 नहीं है, आप ऐड कर सकते हैं क्या, K4FeCN6, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। तो आपके पास कई पॉसिबिलिटी हैं, आपके पास कई तरीके के इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकते हैं। इट मे बी अ electrolyte like NaCl or Na2SO4 or K4FeCN6. What is the difference in them? They are having different positive and negative charges. अब पॉजिटिव चार्ज से तो वी डोंट बॉदर अबाउट, वी आर नॉट बॉदरिंग अबाउट द पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि कोई भी हो हमें तो उसका ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी हैविंग पॉजिटिव चार्ज। तो हमें चाहिए नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज कौन सा है, उसका पावर कितना है, दैट वी आर गोइंग टू सी। कि अगर मैं NaCl डालती हूँ, मान के चलिए मैंने 100 पार्टिकल्स ऑफ NaCl डाला, अब 100 पार्टिकल्स विल रिलीज 100 NaCl माइनस। अब 100 Cl माइनस पे कितने चार्ज है, देयर इज़ 1 चार्ज ऑन द 1 Cl। तो 100 प्लस चार्ज को ख़त्म करने के लिए यू विल नीड 100 Cl माइनस, इजंट इट। अब मान के चलिए आई हैव एडेड Na2SO4। Na2SO4 में वी हैव विच चार्ज, वी हैव सल्फेट चार्ज, ठीक है। अब सल्फेट चार्ज में देयर इज़ 2 माइनस विद द सल्फेट। अब 2 माइनस का मतलब है जहाँ पर Cl आपको 100 चाहिए था टू न्यूट्रलाइज दीज 100 चार्जेस, तो आपको ये SO4 कितना चाहिएगा, 1 सल्फेट आयन विल न्यूट्रलाइज 2 पॉजिटिव चार्जेस, तो इट विल रिक्वायर इन द लेसर अमाउंट। इसका मतलब है इसकी पावर इससे ज़्यादा है। ये ये एक दो को कर सकता है, जबकि ये एक केवल एक को कर पा रहा था, इजंट इट। सेम वे इफ़ आई एम टेकिंग दिस आयन, दिस अ कॉम्प्लेक्स आयन, जहाँ पर K4FeCN6 को इफ़ आई ब्रेक, आई विल गेट द 2 आयन्स। एक तो मिलेंगे मुझे 4K प्लस, अलावा उसके वी विल गेट FeCN6 -4। तो मतलब जो काम यहाँ पे एक क्लोरीन एक पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर रहा है, वहाँ पे ये एक 4 पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर देगा। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स दैट द मोर इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन एन आयन इन केस ऑफ पॉजिटिव सॉल आई एम टॉकिंग अबाउट। तो किसी भी कोगुलेटिंग आयन जो इसमें आयन कोगुलेट करने में हेल्प कर रहा है, दैट आयन इज कॉल्ड कोगुलेटिंग आयन। सो इफ देयर इज मोर चार्ज ऑन द कोगुलेटिंग आयन, दैट मीन्स इट इज हैविंग मोर power to coagulate the colloidal solution. So which ion will be having more power? This ion will be having more power to coagulate the colloidal sol. कौन सा सॉल, पॉजिटिव सॉल। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो सॉल है वो पॉजिटिव है, तो आप कोगुलेटिंग आयन कौन सा प्रेफर करेंगे, ऑब्वियसली नेगेटिव प्रेफर नहीं करना है। यहाँ पे हम किसको देख रहे हैं कि किसके पावर आपको चेक करनी है। वी डोंट बॉदर अबाउट कि आपका ये पोटेशियम है, अगर मान लीजिए मैं सोडियम सल्फेट की जगह MgSO4 ले लेती, तो हम मैग्नीशियम हो चाहे सोडियम हो चाहे एल्यूमिनियम हो, हम इसकी पावर से हमें मतलब ही नहीं है। वी डोंट बॉदर अबाउट दिस, वी आर बॉदरिंग अबाउट द नेगेटिव आयन is what, negative ion is going to neutralize this positive sol। अगर यही सॉल सपोज होता मेरा AS2S3 यानी सल्फाइड सॉल है मेरा, एंड मोस्ट ऑफ द सल्फाइड सॉल आर नेगेटिव सॉल्स, है ना। अब इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मुझे क्या चाहिए, आई नीड एन इलेक्ट्रोलाइट। उस इलेक्ट्रोलाइट में भी होंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन इसको कौन न्यूट्रलाइज करेगा, पॉजिटिव चार्ज। तो व्हाट वी आर बॉदरिंग अबाउट हियर, सपोज आई एम टेकिंग NaCl, suppose I am taking MgCl2, as well I am taking Al2SO4 whole thrice, and in these 3 cases I have sodium plus, I have Mg+2 and I have Al+3. Now this Al+3, one Al+3 is going to neutralize 3 नेगेटिव चार्जेस। अब जब ये 3 एक अकेला 3 को न्यूट्रलाइज कर देता है, तो कौन ज़्यादा पावरफुल हुआ,
Al. तो यहाँ पे दिस Al एल्यूमिनियम +3 विल बी मोर इफेक्टिव. तो इसका मतलब क्या हुआ, एल्यूमिनियम विल बी मोर पावरफुल coagulating agent. तो coagulating power will depend on the charge present on the particle which is going to neutralize the colloidal particle. This is Hardy-Schulze rule. यही है Hardy-Schulze rule. What does it says? It says that the power of the coagulating ion is more if there is more valency of that coagulating ion. This is called Hardy-Schulze rule. So I can say that greater is the valency of coagulating ion, greater is its coagulating power. So this way I can arrange these ions in order of their decreasing coagulating power. कैसे? इस केस में आपकी decreasing coagulating power अगर हम बात करें तो FeCN6 4 minus maximum, then SO4 2 minus, and then we have chloride na, तो Cl minus. So this is the decreasing order of coagulating power. Now let us talk about if this is the power, तो more powerful ion will be needed in the less amount for the precipitation. तो जो चीज़ आपकी ज़्यादा पावरफुल है उसको आपको कम यूज़ करना पड़ेगा. फॉर एन एग्जाम्पल कि अगर मैं अमाउंट लेती हूँ NaCl का एंड आई एम टेकिंग K4 FeCN6 and I am doing what? I am taking it for the FeOH whole thrice which is a positive Sol. तो you just tell me कि मुझे किसका अमाउंट ज़्यादा लेना पड़ेगा, किसका अमाउंट कम लेना पड़ेगा. मतलब मान लीजिए कि मेरे पास ये नहीं है अभी, तो ये मुझे ज़्यादा लेना पड़ेगा या ये मुझे ज़्यादा लेना पड़ेगा टू कोगुलेट दिस कोलोइडल सोल्यूशन विच इज़ पॉजिटिवली चार्ज. तो किसका अमाउंट ज़्यादा लेना पड़ेगा, मतलब व्हाट शुड आई चूज़, क्या चूज़ करना पड़ेगा. आई विल चूज़ दिस वन. आप क्या चूज़ करेंगे. मैं ये चूज़ क्यों कर रही हूँ, जस्ट बिकॉज इसका चार्ज ज़्यादा है और जिसका चार्ज ज़्यादा है वो मुझे कम चाहिए होगा. तो द वैल्यू ऑफ द कोगुलेटिंग आयन रिक्वायर्ड, क्या बोल रही हूँ मैं, तो अमाउंट ऑफ द कोगुलेटिंग आयन विच इज़ रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द चार्जेस प्रेजेंट ऑन द कोलोइडल पार्टिकल, दैट अमाउंट इन द मिलीमोल्स पर लीटर, दैट अमाउंट इन द मिलीमोल्स पर लीटर. तो जितना अमाउंट हमको किसी भी कोगुलेटिंग किसी भी कोलोइडल सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए चाहिए होता है इन मिलीमोल्स पर लीटर टू कॉज द प्रेसिपिटेशन इन 2 hours. याद रखिएगा कितने घंटे में, 2 hours. आप इसको 2 घंटे दे रहे हैं, इन 2 घंटे में मैं इसका कितना अमाउंट डालूं इन मिलीमोल्स सो दैट कि आपका ये FeOH का होल थ्राइस कोगुलेट हो जाए. दैट अमाउंट इज कॉल्ड कोगुलेशन वैल्यू. क्या बोलते हैं उसे, कोगुलेशन वैल्यू ऑफ दैट कोगुलेटिंग आयन. तो इसका मुझे कितना डालना पड़ेगा, कम मिलीमोल्स डालने पड़ेंगे, जबकि इसको अगर मैं यूज़ करूँगी तो आई विल नीड मोर मिलीमोल्स ऑफ द NaCl. क्यों, क्योंकि इसकी पावर कम है. तो यू डू रिमेंबर कि जिस आयन की पावर कम होती है दैट इज़ नीडेड इन द मोर अमाउंट, और जिसकी पावर ज़्यादा होती है दैट इज़ नीडेड इन द लेस अमाउंट. तो यू डोंट टेक इट एज, मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स गेट कन्फ्यूज्ड कि पावर ज़्यादा है तो उसका वैल्यू ज़्यादा होगा. नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट वैल्यू. इट इज़ द अमाउंट रिक्वायर्ड to precipitate the colloidal solution in the 2 hours. So इसका value is less, इसका value is more, क्योंकि this will be required in the more amount, क्योंकि इसकी power ज़्यादा है. तो I can, in short, I can write down that coagulating power is inversely proportional to coagulation value of coagulating ion. तो this is how it is related with. तो पावर जिसकी ज़्यादा उसका कम अमाउंट विल बी रिक्वायर्ड, पावर जिसकी कम उसका ज़्यादा अमाउंट विल बी रिक्वायर्ड. ठीक है. तो नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. या कोई और तरीका ऐसा है क्या जिससे हम इसका कोगुलेशन करवा सकते हैं. पहला तरीका हम लोगों ने पढ़ा है बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट, और जिसमें हमने पढ़ा हार्डी-शुल्ज़ रूल, जो ये कहता है कि आपका जो आयन है उसके ऊपर जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा उसकी पावर होगी टू कोगुलेट द कोलोइडल सॉल्यूशन. क्या और कोई तरीका है सो दैट वी कैन कोगुलेट द कोलोइडल सॉल्यूशन? यस, देयर इज़ द सेकेंड मेथड, दैट इज़ एडिशन ऑफ oppositely charged
सॉल्स। तो क्या कर सकते हैं हम कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सॉल्स, कोई पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो वी कैन ऐड टू डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्स विद ईच अदर एंड दे विल न्यूट्रलाइज ईच अदर। फॉर एन एग्जाम्पल FeOH होल थ्राइस है मेरे पास, और दूसरा है मेरे पास AS2S3। दिस इज़ पॉजिटिवली चार्ज, दिस इज़ नेगेटिवली चार्ज। तो इफ़ आई एम एडिंग दिस विद दिस, मैं इन दोनों को मिला देती हूँ तो दे विल म्यूचुअली प्रेसिपिटेट आउट विद ईच अदर। दोनों एक दूसरे के साथ एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे एंड दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन। क्या बोलते हैं? म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन। ठीक है, सो दिस इज अनदर वे बाय विच यू कैन अलाउ द कोलाइडल पार्टिकल्स टू कोआगुलेट। ठीक है, एक और तरीका, एक सिंपल सा तरीका, अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, हम चार्ज ख़त्म कर रहे हैं इनका। तो एक बहुत सिंपल सा तरीका है चार्ज ख़त्म करने का एंड दैट इज़ सिंपली बाय बॉइलिंग द कोलाइडल सॉल्यूशन। अब क्या होगा, क्योंकि आपने जो सॉल्यूशन लिया है उसमें चार्जेस एड्जॉर्ब्ड हैं, एवरी पार्टिकल हैज़ एड्जॉर्ब्ड सम ऑफ द पार्टिकल्स, और हम सबको पता है इफ़ वी इंक्रीज द टेम्परेचर आपका जो डिसॉर्प्शन प्रोसेस है दैट विल स्टार्ट। तो जैसे ही आप उसको हीट करेंगे, आप बॉयल करेंगे, द चार्जेस विल बी डिसॉर्ब्ड फ्रॉम द surface of the colloidal particle। और क्या होगा, जब once the charges are gone they are going to collapse with each other and they are going to become a bigger particle which will fall under the gravity। क्योंकि वो particle बड़ा हो जाएगा तो it will not be stabilized just because it is not having any charges on them। ठीक है, तो दूसरा टाइप हुआ boiling। तो another method is boiling of colloidal solution। This is the third method। Fourth method is इलेक्ट्रोफोरेसिस। हम ये मेथड पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस। इस मेथड में क्या था, दैट मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स टुवर्ड्स द ऑपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये था मूवमेंट ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स। सपोज ये पॉजिटिव हैं तो दे विल मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, यानी कि कैथोड की तरफ ये मूव करेंगे एंड दिस मूवमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये हम करेंगे, क्या होगा, पॉजिटिव इज गोइंग टू द नेगेटिव, और इस इलेक्ट्रोड पर आकर दिस पॉजिटिव इज गोइंग टू टेक द नेगेटिव एंड गोइंग टू गेट कोलैप्स्ड एंड दिस इज हाउ all the colloidal solutions will move to the oppositively charged electrodes and they get precipitated on that electrode. This is also one of the method for the coagulation of the colloidal particles. सिंपल सा है, तो आई डोंट थिंक इट नीड्स लॉट्स ऑफ एक्सप्लेनेशन। हम सबको पता है कि पॉजिटिव नेगेटिव पे जाके इट विल लीव इट्स चार्ज, और वंस द चार्ज इज गॉन इट इज़ गोइंग टू मेक द लम्प विद ईच अदर एंड गोइंग टू सेटल डाउन। ठीक, नेक्स्ट लेते हैं विच इज़ द फिफ्थ वन एंड इट आई हैव सीन इट इन द बोर्ड एग्जामिनेशन मेनी टाइम्स। इट इज़ इम्पॉर्टेंट बाय persistent डायलिसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है, रीजनिंग में भी आ चुका है, बोर्ड के एग्जामिनेशंस में आई हैव सीन दिस क्वेश्चन, तो प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस। पर्सिस्टेंट डायलिसिस। पर्सिस्टेंट डायलिसिस का मतलब है प्रोलॉन्ग्ड, लंबे टाइम तक, काफ़ी देर तक आपने डायलिसिस की है। तो लेट मी रिकॉल यू दैट डायलिसिस क्या था। हमने क्या लिया था, एक कंटेनर लिया था। इस कंटेनर में वी हैव टेकन फ्रेश वाटर एंड वी हैव टेकन इट योर कोलाइडल सॉल्यूशन इन अ बैग and this bag is working as a membrane which is allowing only the electrolytes to move out because they are smaller in size and the colloidal particles are inside। अब होता क्या है कि आपने फ्रेश वाटर लिया है, तो फ्रेश वाटर में क्योंकि द कंसनट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इज लेसर तो द डिफ्यूजन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट विल स्टार्ट। क्योंकि डिफ्यूजन कहाँ होता है, इट इज़ फ्रॉम द हायर कंसनट्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स टू द लोअर कंसनट्रेशन, और वो अलाउड भी है यहाँ पे क्योंकि आपका जो मेम्ब्रेन है दिस इज हैविंग वेरी स्मॉल होल्स इन इट, तो आपका कोलाइडल पार्टिकल इससे बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि द पार्टिकल्स विल मूव आउट, दे विल डिफ्यूज़। याद रखिएगा डायलिसिस जो है वो डिफ्यूजन पे काम करते हैं, तो दिस इज डिफ्यूजन, दिस इज द पार्टिकल्स आर गोइंग टू डिफ्यूज आउट। कौन से पार्टिकल्स, ओनली इलेक्ट्रोलाइट्स, एंड व्हाट इज लेफ्ट आउट, कोलाइडल पार्टिकल्स। जैसे हीमोग्लोबिन है आपका, दैट इज ब्लड, है ना, ब्लड आपका अंदर रह जाएगा और क्या बाहर आएगा, ओनली एंड ओनली द क्रिस्टलॉइड्स विल कम आउट। ठीक, अब आपने क्या किया, यू विल जस्ट गो फॉर दिस डायलिसिस प्रोसेस फॉर द वेरी लॉन्ग टाइम। मतलब आप मशीन लगा के भूल गए कुल मिला के, आपने क्या किया, यू जस्ट केप्ट इट फॉर द लॉन्गर टाइम एंड यू जस्ट लेट इट हैपन फॉर द वेरी लॉन्ग टाइम। अब वेरी लॉन्ग टाइम में क्या होगा, लुक एट दिस, all the crystalloids will come out।
सारे डिफ्यूज़ होकर बाहर आ गए, वहाँ पे कुछ तो चाहिए थे. फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स वी नीड सम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस सो दैट वो उसके पार्टिकल एड्जॉर्ब्ड रहें. बट आपने क्या किया, यू मेड इट फॉर द लॉन्ग टाइम सो दैट सारे के सारे क्रिस्टलॉइड्स विल कम आउट. जैसे ही सारे क्रिस्टलॉइड्स बाहर आए, मेरे सारे चार्जेस बाहर आए, इट मीन्स नाउ देर इज़ नो चार्ज ऑन द हीमोग्लोबिन पार्टिकल. तो उसके लिए क्या हुआ, आपका हीमोग्लोबिन पार्टिकल्स के सारे चार्ज आउट. ब्राउनियन मूवमेंट इज़ नॉट पॉसिबल नाउ क्योंकि देर इज़ नो रिपल्शन, एंड जिसकी वजह से क्या होगा, योर कोलाइडल पार्टिकल्स आर गोइंग टू सेटल डाउन, यानी दे विल कोलैप्स विद ईच अदर ultimately. So this persistent dialysis can also be responsible for the coagulation of colloidal particle. So this is all about the coagulation of colloidal particles. I hope it is clear कि आप coagulation कैसे कर रहे हैं, just by removing the charges. चाहे आप charges को कैसे remove करें, addition of electrolyte करके करें so that एक दूसरे को neutralize कर दें, और you can take डिफरेंट कोलाइड्स, टाइप ऑफ कोलाइड्स, जैसे आप पॉजिटिव को नेगेटिव सॉल्ट के साथ मिला दें, देन ऑल्सो देर विल बी म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन, या फिर आप उसे बॉईल कर दें सो दैट आपका चार्जेस क्या हो, डिजॉल्व हो जाए, सो दैट आपका अल्टीमेटली देर विल बी नो चार्ज. या फिर आप क्या करें, इलेक्ट्रोफोरेसिस कर दें सो दैट द पार्टिकल विल गो टू द ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड और वहाँ जाके खुद ही प्रेसिपिटेट हो जाएगा. या फिर यू कैन गो फॉर द परसिस्टेंट डायलिसिस, यानी बहुत देर तक आप डायलिसिस करें सो दैट सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट पार्टिकल यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो हैं वो बाहर अपने आप आ जाए, एंड दे व्हाट विल रिमेन इन द बैग, there will be only and only hemoglobin, and that will not be stabilized for the longer time क्योंकि ब्राउनियन मूवमेंट के लिए ज़रूरी है चार्जेस. चार्जेस क्या करते हैं, रिपल्शन. रिपल्शन तब तक रहेगा तब तक आपका कोलाइडल सोल्यूशन विल रिमेन कोलाइडल सोल्यूशन, अदरवाइज द पार्टिकल्स विल गेट अट्रैक्टेड ड्यू टू एटलीस्ट वॉन्डरफुल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से they will just take some time to settle down, but they will settle down. So for the coagulation you have to remove the charges. So this is all about coagulation of colloidal particles. I hope this video will help you to understand this topic. If you like this video, please hit the like button and share it and subscribe to my channel. Thank you very much.